नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का इस न्यूज़मा टेक में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज के क्लास में हम बात करेंगे सीपीयू क्या है और इसके प्रकार। देखिए, सीपीयू ही मेन चीज़ होता है किसी कंप्यूटर और डेस्कटॉप का, लैपटॉप का मेन पार्ट। यदि सीपीयू ही सही नहीं है, जैसे कहते हैं यदि किसी इंसान का दिमाग सही नहीं है तो उसकी बॉडी सही से वर्क नहीं करती। उसी प्रकार यदि सीपीयू सही है तो डेस्कटॉप लैपटॉप भी सही वर्क करेंगे और उसका परफॉर्मेंस भी अच्छा होगा। तो आज की टॉपिक मेन सीपीयू के ऊपर है। अब देखिए, सीपीयू को क्या कहा जाता है, इसकी पहचान क्या है, इसका नेम क्या है, हाँ, और इसको किस नाम से पुकारा जाता है, ये सारी चीजें इस क्लास में हम बताएंगे इस टॉपिक में। तो आइए, पहली पहला टॉपिक है हमारा सीपीयू क्या है। पहली हेडिंग सीपीयू क्या है। सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। वही जैसे हमने बोला कि एक आदमी का मेन चीज क्या है, उसका दिमाग है। वो सारी दिमाग के हिसाब से ही अपने हाथ पैर सब वर्क मूवमेंट जो भी करता है सब अपने दिमाग के अनुसार ही करता है। तो उसी प्रकार सीपीयू होता है। सीपीयू ही एक ऐसी चीज है जो अपने एक आदमी के ब्रेन से ही कई गुना फास्ट काम करता है। जैसा इसको कमांड दिया जाता है उसी हिसाब से ये काम करता है, क्योंकि यही सभी निर्देश इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है और कंप्यूटर को काम करने योग्य बनाता है। जब भी आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में कोई सॉफ्टवेयर खोलते हैं या फाइल सेव करते हैं या इंटरनेट ब्राउज करते हैं या गेम खेलते हैं या कोई भी एनीवे कोई भी काम करते हैं तो हर कार्य सीपीयू की मदद से ही पूरा होता है। सरल शब्दों में कहे तो सीपीयू वह हार्डवेयर पार्ट है जो इनपुट को प्रोसेस करके आउटपुट देता है। क्या बोला गया? सीपीयू वह हार्डवेयर पार्ट है। हार्डवेयर पार्ट मतलब हम जिसे छू सकते हैं। सीपीयू को हम छू सकते हैं। तो वही कह रहे हैं, सीपीयू वह हार्डवेयर पार्ट है जो इनपुट को प्रोसेस करके आउटपुट देता है। अब जानते हैं सीपीयू का इतिहास के बारे में। सीपीयू क्या, कैसे, कहाँ से आया, कौन किसने बनाया, कब बनाया, ये जानते हैं सीपीयू के बारे में। देखिए, एक लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो तो सीपीयू एक किसी किसी में इस तरह के मॉडल में होता है, किसी किसी में ऐसा होता है, और जो न्यू आ गया सीपीयू ये इस तरह का होता है। न्यू सीपीयू इस तरह, पहले पुराने सीपीयू उस टाइप में आते थे, न्यू सीपीयू है इस समय इस टाइप में। इंटेल का है, देखिए कोर i9 है, एक्स सीरीज का। तो पहला पॉइंट है, दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 था, जिसे 1971 में लॉन्च किया गया। इसके बाद सीपीयू तकनीक तेजी से विकसित हुई। जब इंटेल ने 4004, जिसे 1971 में लॉन्च किया, इसके बाद सीपीयू की जो तकनीकी है, जो काम करने की क्षमता है और जो इसको यूज करने की प्रक्रिया आई, वो बहुत तेजी से विकसित हुई। आज के समय में मल्टी कोर और हाई स्पीड प्रोसेसर जैसे इंटेल कोर i9, AMD राइजन बाजार में उपलब्ध हैं। इसमें सबसे अधिक यही चल रहा है, इंटेल कोर i9। अब तो i10, i11, i12 भी आ गए हैं, ये तो i9 भी है। सीपीयू कैसे काम करता है, ये भी जानना बहुत जरूरी है कि ये सीपीयू कैसे काम करता है। सीपीयू मुख्य रूप से 3 स्टेप में काम करता है। 3 स्टेप में काम करता है। लोग जानते हैं कि बस सीपीयू चलता रहता है, लैपटॉप और कंप्यूटर काम करता है, लेकिन ये कितने स्टेप में कार्य करता है इसे किसी को नहीं पता है। तो देखिए, लिख रहा है यहाँ पर, सीपीयू मुख्य रूप से 3 स्टेप में काम करता है। पहला है फेच। सीपीयू सबसे पहले मेमोरी रैम से निर्देश को प्राप्त करता है। किससे?
रैम से इंस्ट्रक्शन प्राप्त करता है। फर्स्ट पहला काम है इसका। फिर सेकंड काम है इसका डिकोड करना। फिर वह उस निर्देश को समझता है कि क्या करना है। फिर तीसरे नंबर पर आता है एग्जीक्यूट। अंत में उस निर्देश को पूरा करता है। किसे पूरा करता है, किस प्रोसेस से, किस साइकिल से? फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिल कहा जाता है। इस साइकिल की जो प्रक्रिया है इसको काम करने की, इस साइकिल को फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिल कहा जाता है। ओके। अब सीपीयू के आपने तो ये तीन पढ़ लिया कि तीन तीन कौन कौन से इसके काम करने के स्टेप हैं। पहला पहला क्या है, फेच। दूसरा क्या है, डिकोड करना। फिर इसके बाद क्या है, एग्जीक्यूट करना। ठीक है। तब ये जाकर के प्रोसेस करके रिजल्ट को आउटपुट देता है। सीपीयू के मुख्य भाग अर्थात कंपोनेंट ऑफ सीपीयू। ये देखिए सीपीयू का ग्राफ बना है। ये है सीपीयू। सीपीयू के कार्य क्या है, जैसे हम इनपुट देते हैं सीपीयू के अंदर, ठीक है, तो इसे सीपीयू में रन करता है। रन करने के बाद इसमें कंट्रोल यूनिट को जाता है। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के पास वो चीज जाता है। फिर मेमोरी यूनिट के पास जाता है। ये एक प्रोसेस है इसका काम करने का। हाँ? फिर इसके बाद मेमोरी क्या करती है, सेकेंडरी मेमोरी को देती है। सेकेंडरी मेमोरी क्या करती है, स्टोरेज को फिर मेमोरी को देती है। अब मेमोरी फिर क्या करता है, कंट्रोल कंट्रोल यूनिट के पास पहुंचाता है वही डेटा। और कंट्रोल यूनिट क्या करता है, अर्थमेटिक लॉजिक को देता है। अर्थमेटिक लॉजिक फिर कंट्रोल यूनिट को देता है। फिर कंट्रोल यूनिट क्या करता है, मेमोरी के पास करता है। तो इसी तरह से फिर इसके बाद लास्ट में क्या करता है कि हमें आउटपुट मिलता है। यहाँ पे हम जो डेटा इसमें जो कमांड देते हैं किसी कंप्यूटर लैपटॉप को, इस प्रोसेस के थ्रू ही हमें आउटपुट मिलता है। ओके। ये हमारा सीपीयू है, एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इस सीपीयू का ही एक भाग होता है जो इसको सीपीयू की कमांड से ही ये रन करता है। इसके बाद हमें आउटपुट मिलता है। अब आते हैं इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर डिकोड करता है किसी प्रोग्राम को या किसी कमांड को। फिर क्लॉक होता है। इसमें ये सारी प्रक्रियाएं हैं। स्टेटस एंड फ्लैग्स करता है। फॉर्म सिस्टम बस है। हाँ। तभी लास्ट में क्या करता है, यहाँ पर एंड करता है कंट्रोल सिग्नल के साथ। इनकोडर ब्लॉक ब्लॉक इसे बोला जाता है, जिसमें कोड मेंशन किया जाता है सीपीयू में। ये इनकोडर ब्लॉक बोलते हैं इस भाग को। सीपीयू मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा जाता है। वहां पर क्या था कि तीन भाग, इसके कार्य करने की स्टेप है तीन भाग में। अब यहाँ पर क्या है कि इनको कितने भागों में बांटा गया है सीपीयू को। पहला है एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। गणितीय गणनाएं, एडिशनल, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। लॉजिकल ऑपरेशन, एंड और नॉट। ठीक। ये फर्स्ट स्टेप था। सेकेंड स्टेप सीयू, कंट्रोल यूनिट। ये पूरे कंप्यूटर की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। सीयू क्या करता है, कंट्रोल यूनिट, यह पूरे कंप्यूटर की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। मेमोरी और अन्य डिवाइस के बीच डेटा फ्लो का मैनेज करता है। डेटा फ्लो को क्या करता है, मैनेज करता है। कौन, कंट्रोल यूनिट। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है मेमोरी और अन्य डिवाइस के बीच डेटा फ्लो को कौन मैनेज करता है, तो क्या हमारा आंसर आया, सीयू। ठीक है। अब थर्ड आता है रजिस्टर। छोटी और तेज मेमोरी यूनिट होती है। ये तो देखने में छोटी लगती है लेकिन बहुत तेज काम करती है। अस्थायी डेटा स्टोर करने के लिए होता है। इसके पास कोई डेटा का संग्रह नहीं है, ये किसी डेटा को संग्रहित नहीं करती है। ये क्या है, अस्थायी डेटा स्टोर करने के लिए। जैसे लैपटॉप बंद हुआ सारा डेटा इरेज हो गया। ये तीन है इसके मुख्य भाग, किसके, सीपीयू के। अब जानते हैं सीपीयू के प्रकार।
सीपीयू कितने प्रकार के होता है? तो पहला है कोर के आधार पर सीपीयू के प्रकार। क्या है? किसके आधार पर? कोर के आधार पर। ये देखिए, ये सीपीयू का ग्राफ है। इसके अंदर इस टाइप में चिप लगा होता है, छोटे 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 रेजिस्टेंस है, क्या है, ये सारी चीज उसमें लगते हैं। तब जाके एक सीपीयू पूरी तरह से इस तरह से दिखाई देता है हमें। पहला है सिंगल कोर प्रोसेसर। क्या है? सिंगल कोर प्रोसेसर। एक ही कोर होता है इसमें। पुराने कंप्यूटर में उपयोग, मल्टीटास्किंग के लिए कमजोर। ये पहले के सिस्टम में होता था एक कोर का। ये बहुत पहले वाले पुराने सिस्टम में उपयोग होता था, और ये मल्टीटास्किंग के लिए उपयोग नहीं किया जाता था। यदि मल्टीटास्किंग का काम करते थे तो ये तेजी से काम नहीं करता था। फिर उसके बाद सिंगल कोर प्रोसेसर के बाद फिर ड्यूअल कोर प्रोसेसर आया। ये दो प्रकार के होते हैं। बेसिक काम और हल्की मल्टीटास्किंग के लिए अच्छा है। नॉर्मल काम के लिए और मल्टीटास्किंग, हल्का मल्टीटास्किंग हो, ज्यादा बहुत ज्यादा हैवी ना हो, उसके लिए ये ड्यूल कोर प्रोसेसर का सिस्टम, बोले लैपटॉप या डेस्कटॉप, इसके लिए बेस्ट है। क्वाड कोर प्रोसेसर, इसमें 4 कोर होते हैं। गेमिंग, ऑफिस वर्क के लिए सबसे बेहतर होता है। कौन सा? क्वाड कोर प्रोसेसर। आप जब भी लेने जाइए लैपटॉप डेस्कटॉप, तो कोर जरूर पूछ लीजिए उस सेलर से, कोर के बारे में जानिए जो जो दे रहा है कि कितने कोर का होता है। तो आप इसको जानते रहेंगे, तभी यहाँ पर कोर को आप डिवाइड करके पहचान पाएंगे कि हाँ, किस कोर का मुझे लेना चाहिए, किस कोर का प्रोसेसर नहीं लेना चाहिए। ओके। हेक्सा कोर, चौथा आ गया हेक्सा कोर या ऑक्टा कोर प्रोसेसर। अक्सर लोग ऑक्टा कोर प्रोसेसर के ही नाम से इसे जानते हैं। ये यह 6 या 8 कोर में बटा होता है। 6 या 8 कोर होता है इसके। हाई एंड गेमिंग, हाई एंड गेमिंग, वीडियो एडिटिंग, प्रोफेशनल वर्क के लिए सबसे बेस्ट होता है। इसमें मार्केट में थोड़ा प्रोसेसर के हिसाब से लैपटॉप और डेस्कटॉप के रेंज बढ़ जाते हैं, तो ये थोड़ा महंगा है। इन सभी ऊपर के सभी कोर की अपेक्षा ये बहुत महंगा है। अब सेकंड है आर्किटेक्चर के आधार पर सीपीयू के प्रकार। किसके आधार पर? आर्किटेक्चर के आधार पर। पहला है 32 बिट प्रोसेसर, सीमित रैम सपोर्ट, लगभग 4 GB तक। ये 32 बिट प्रोसेसर जो है वो मात्र 4 GB रैम सपोर्ट करेगा, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। ये पहले के सिस्टम में उपयोग किया जाता था। ठीक है। 64 बिट प्रोसेसर, ये अधिक रैम, इसमें आप 8 GB, 16 GB, 32 GB आप इसमें सपोर्ट ये लगा सकते हैं सिस्टम में रैम को। तेज और आधुनिक सिस्टम के लिए बेहतर है। जितना रैम होगा अधिक, उतना फास्ट काम करेगा आपका प्रोसेसर। ठीक है। सिस्टम, आजकल ज्यादातर कंप्यूटर 64 बिट प्रोसेसर पर ही चलते हैं। अब आ जाइए जनरेशन के आधार पर सीपीयू। तीसरा है कि किसके आधार पर? जनरेशन के आधार पर। सेकंड किसके आधार पर था? आर्किटेक्चर के आधार पर। अब पहला किसके आधार पर था? यहाँ पर आपको बताए थे, पहला कोर के आधार पर। ठीक है। तो ये 3 हो गए। अभी हम जानते हैं चौथा किस किस पर है, किसके आधार पर है। आई जेन, चौथा नहीं, तीसरा जनरेशन के आधार पर सीपीयू। ठीक है। ये जान, इस चीज को आप नोट करते चलिए अपने नोटबुक पर, इसे नोट करते चलिए। ये आप एग्जाम के लिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्रोसेसर, रैम, ये सारी चीजें अब पूछता रहता है हर एग्जाम में लगभग। सीपीयू समय के साथ नई नई जनरेशन में आते हैं, जैसे इंटेल कोर i3, इंटेल कोर i5, इंटेल कोर i7, AMD राइजन 5, AMD राइजन 7। नई जनरेशन में बेहतर स्पीड,
कम पावर खपत और ज़्यादा परफॉर्मेंस मिलती है, जो नए नए जनरेशन के आ रहे हैं सिस्टम उसमें। चौथा है उपयोग के आधार पर सीपीयू के प्रकार। थर्ड क्या था, किसके आधार पर? जनरेशन के आधार पर। ओके। फोर्थ है उपयोग के आधार पर सीपीयू के प्रकार। डेस्कटॉप सीपीयू, बड़े कंप्यूटर में उपयोग, ज्यादा पावरफुल। लैपटॉप सीपीयू, कम पावर खपत, बैटरी सेविंग। सर्वर सीपीयू, क्योंकि देखिए सीपीयू जो होते हैं वो सबके अलग अलग होते हैं, किस चीज में कौन सा सीपीयू लगेगा, किस चीज में कौन सा लगेगा, कौन किसमें कौन सा प्रोसेसर रहेगा, इस सबके अलग अलग, इन सबको अलग अलग डिवाइड किया गया है। तो इस सर्वर के लिए ये अलग होता है, बड़े नेटवर्क और डेटा सेंटर के लिए होता है सर्वर। हाई हाई स्टेबिलिटी और मल्टी यूजर सपोर्ट के लिए सर्वर सीपीयू सबसे बेस्ट है। सीपीयू की स्पीड क्या होती है? सीपीयू की स्पीड गीगा हर्ट में मापी जाती है। किसमें? गीगा हर्ट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिए। जैसे 2.5 गीगा हर्ट, 3.0 गीगा हर्ट, 4.5 गीगा हर्ट। ठीक है, जितनी ज्यादा गीगा हर्ट उतनी तेज प्रोसेसिंग, सिस्टम को काम करने का प्रोसेसिंग जो होता है वो उतनी ही फास्ट होगी। इसलिए सब सबसे अधिक गीगाहर्ट्ज का ही प्रोसेसर रखना चाहिए, सीपीयू रखना चाहिए, लगवाना चाहिए सिस्टम में। लेकिन सिर्फ गीगाहर्ट्ज की परफॉर्मेंस तय नहीं करता है। क्या बोला यहाँ पर? लेकिन सिर्फ गीगाहर्ट्ज ही परफॉर्मेंस तय नहीं करता है, कोर, कैच और आर्किटेक्चर भी महत्वपूर्ण है इसमें। मैं एक सिस्टम को सही काम करने के लिए, अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए ये सब जरूरी होता है। ओके। कैच मेमोरी क्या है? यहाँ पर लाया गया ना कैच। कैच मेमोरी क्या होता है? कैच एक छोटी लेकिन बहुत तेज मेमोरी होती है जो सीपीयू के अंदर होती है। यह 3 प्रकार की होती है: L1 कैच, L2 कैच, L3 कैच। जितनी ज्यादा कैच उतनी बेहतर परफॉर्मेंस किसकी? आपके सिस्टम की, आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप की। सीपीयू और प्रोसेसर में अंतर, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं, सीपीयू क्या होता है, प्रोसेसर क्या होता है। देखिए अक्सर लोग सीपीयू और प्रोसेसर को अलग समझते हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग लैंग्वेज है एक ही चीज। ठीक है, सामान्य कंप्यूटर में दोनों लगभग समान ही होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर ही सीपीयू के रूप में काम करता है। कंफ्यूज कंफ्यूजिंग दूर कर लीजिए। जो प्रोसेसर होता है वो सीपीयू के रूप में ही काम करता है। प्रोसेसर ही सीपीयू है, सीपीयू क्या है, प्रोसेसर है। अलग अलग लोग अलग अलग नाम से इसे पहचानते हैं, जानते हैं। सीपीयू खरीदते समय क्या देखें? यदि आप डेस्कटॉप असेंबल कर रहे हैं या लैपटॉप खरीद रहे हैं तो ये बातें जरूर ध्यान में रखिए। कोर की संख्या, क्या बताया था वहां पर, कोर की संख्या 6 या 8। जो करंट में आ रहा है, जो प्रेजेंट में आ रहा है वो 6 या 8 कोर की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। जनरेशन, क्लॉक स्पीड, कैश मेमोरी, ब्रांड में इंटेल या एएमडी। उपयोग, आपको किस लिए उपयोग करना है, किसके लिए करना है? गेमिंग के लिए चाहिए, ऑफिस वर्क के लिए चाहिए, एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग के लिए चाहिए। ये सारी चीजें को आप देख करके ही किसी लैपटॉप या डेस्कटॉप को परचेज कीजिए, असेंबल कीजिए। अब सीपीयू के फायदे: तेज प्रोसेसिंग, मल्टीटास्किंग, बेहतर गेमिंग अनुभव, हाई स्पीड डेटा प्रोसेसिंग। हाई स्पीड डेटा प्रोसेसिंग। सीपीयू के नुकसान, सीपीयू से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, आप ये जानिए कि सीपीयू के नुकसान क्या क्या है। पावरफुल सीपीयू महंगे होते हैं। जितना पावरफुल सीपीयू रहेगा उतना
महंगा मिलेगा और हमारा पैसा उतना ज़्यादा जाएगा। तो खैर ये तो नुकसान नहीं है, अच्छी बात है। हाँ, बात है कि हमें पैसा एफर्ट करने की। ओके, ज़्यादा हीट पैदा करती है। हाँ, प्रोसेसर जितना फास्ट चलेगा, जितना हाई स्पीड में चलेगा, ज़्यादा पावरफुल होगा तो हाई स्पीड में चलेगा और ज़्यादा गर्मी पैदा होगी। आप कूलिंग सिस्टम की ज़रूरत, और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जब ये ज़्यादा हीट होगा तो रूम का टेम्परेचर बढ़ेगा, सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ेगा। इसको ठंडा रखने के लिए कूलिंग की व्यवस्था करनी पड़ेगी। कूलिंग तो अलग से लगी रहती है, यदि उसके अलावा भी हीट करता है तो आपको अलग से कूलिंग की व्यवस्था करनी पड़ेगी। जैसे सर्वर हो गए, सर्वर बिना कूलिंग के चल ही नहीं सकते हैं। उनको एक एसी के रूम में बंद करके रखा जाता है ताकि वो ठंडा रहें, गर्म होने से वो खराब हो सकते हैं। फ्यूचर ऑफ सीपीयू, आने वाले समय में सीपीयू और भी ज्यादा पावरफुल और एआई बेस्ड होने वाला है। आने वाला समय क्या है, एआई का जमाना आने वाला है, इसलिए सीपीयू और ज्यादा पावरफुल होगा। इस पर काम चल रहा है। कम पावर में ज्यादा परफॉर्मेंस देना ही भविष्य का लक्ष्य है। और ये भी है कि कम पैसे में ज्यादा परफॉर्मेंस देना भी एक लक्ष्य है, अच्छा लक्ष्य है, इसको देना चाहिए। अब इन सब का निष्कर्ष क्या निकला, आप सीपीयू कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, ये तो आप जान ही गए हैं। यह सभी निर्देशों को प्रोसेस करता है, तब जाके कंप्यूटर क्या करता है, एक आउटपुट देता है। यह सभी निर्देशों को प्रोसेस करता है और कंप्यूटर को कार्य करने योग्य बनाता है। सीपीयू कई प्रकार के होते हैं, कोर, आर्किटेक्चर, जनरेशन और उपयोग के आधार पर। यदि आप सही सीपीयू चुनते हैं तो आपका कंप्यूटर लंबे समय तक बेहतर परफॉर्मेंस देगा और आप अच्छे से काम कर पाएंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक यहीं तक रहा। अब कल मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते मैं एक आप लोग को एक अच्छा सा थॉट सुनाना चाहता हूँ। उड़ान तो भरना है, चाहे कई बार गिरना पड़े। उड़ान तो भरना है, चाहे कई बार गिरना पड़े। सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। तो दोस्तों, आप लोग भी एकदम डटे रहिए अपने लक्ष्य के लिए। और कितनी बार भी आपको गिरना पड़े, लेकिन गिर के ही खड़े होइए। जो गिरता है वही खड़ा होता है। तो आज के साथ मेरा रिलेशन समाप्त हुआ। कल मिलेंगे किसी और नए टॉपिक पर। जो हमारे नए दोस्त हैं वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों का शेयर करें। यदि आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।